नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो युद्ध के मैदान से आ रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इजराइल पर हमलों के बीच हूती ने शक्ति प्रदर्शन किया है। हूती ने गदीर 110 बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया को दिखाई है। इस मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल पर हमले में किया जा सकता है। ये मिसाइल 650 से 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। तस्वीरें देखिए, ये परीक्षण किया गया है, मिसाइल दिखाई गई है। ये गदीर मिसाइल है। हूती ने गदीर 110 बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया को दिखाई है। इस मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल पर हमले में किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये मिसाइल 650 से 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान का हमला नाकाम कर दिया है। इजरायली आयरन डोम ने यह मिसाइल अटैक नाकाम किए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी कर हमले नाकाम करने का दावा किया है। इजराइल एक तरफ लेबनान के हमले नाकाम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यमन के हुदैदा पोर्ट की नई तस्वीर सामने आ गई है। इजरायली हमले के बाद पोर्ट धधक रहा है। यह हमला ऑयल टैंकर पर बताया जा रहा है। धमाके के बाद विध्वंस की तस्वीरें सामने आई हैं हुदैदा पोर्ट की। हुदैदा पोर्ट पर जो हमला किया गया इजराइल द्वारा, उस हमले में हुदैदा पोर्ट पर आग लगी हुई दिखाई दे रही है। इजरायली हमले के बाद पोर्ट धधक रहा है। यह हमला ऑयल टैंकर पर बताया जा रहा है। धमाके के बाद विध्वंस की तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं इजराइल गाजा पर भी हमले लगातार कर रहा है। गाजा के तुलकर्म इलाके में इजरायली फोर्स ने जबरदस्त ऑपरेशन किया है। यहां हमास लड़ाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं जिसमें हमास को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए किस तरह से गाजा में भी लगातार इजराइल द्वारा जो हमले हैं वो जारी हैं। गाजा के तुलकर्म में ये हमला किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। यहाँ हमास लड़ाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए जिसमें हमास को नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्स का तुलकर्म में हमला हमास लड़ाकों पर। एक बार फिर बात करते हैं यमन की। खबर आ रही है यमन पर हमले के बाद इजराइल से बदले के लिए हूती ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। हूती कमांडर हिजाम अल असद ने इजराइल से बदले के लिए कसम खाई है और ये कहा है कि यमन पर हमला करके दुश्मन ने अपने लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए हैं। और इस बीच हुदैदा का बदला क्या तेल अवीव से लिया जाएगा? क्या हूती इसकी तैयारी कर रहा है? हूती ने धमकी दी है। हूती पर जो हमला किया गया हुदैदा पोर्ट पर इजराइल द्वारा, अब क्या उसका बदला तेल अवीव पर हमले से होगा? हुदैदा पोर्ट पर हमले का बदला लिया जाएगा। इजराइल के बंदरगाह पर बारूद बरसाएंगे, ये धमकी साफ तौर पर दी गई है। इजराइल ने अपने लिए नर्क का दरवाजा खोल लिया है, कहा गया है। हुदैदा पोर्ट पर हुए इस बड़े हमले के बाद कुछ दिन इजराइल के लिए आश्चर्य से भरे होंगे, यानी आने वाले दिन इजराइल के लिए आश्चर्य से भरे होने वाले हैं। यमन पर ऊपरी हाथ है, हमारे पास जीत की क्षमता है, ये बड़ी धमकी हूती द्वारा दी गई है। हूती के निशाने पर लेकिन कौन कौन से पोर्ट हो सकते हैं, आइए वो आपको बताते हैं। ये जो धमकी दी गई है इसके दौरान किन जगहों पर हमले किए जा सकते हैं, तो इसमें तेल अवीव यानी राजधानी पर हमला हो सकता है, अशदोद पर, हाइफा, इलात, हदेरा और एश्कलोन, इन जगहों पर हमले किए जा सकते हैं। ज़रूरी बात क्या जानने की है इस धमकी के बाद और इन हमलों से जुड़ी हुई वो ये कि 20 जुलाई को इजराइल ने यमन पर हमला किया था। इजराइल द्वारा एक बड़ा हमला किया गया था। इजराइल के हमलों में हुदैदा पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया इजराइल द्वारा और इसके बाद अब हूती द्वारा ये बड़ी धमकी दी जा रही है इजराइल को। इस बीच हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में अब परमाणु युद्ध की आशंका भी मंडरा रही है। इस युद्ध के बीच अरब में तुर्की और सऊदी अरब के बीच भी तनाव बढ़ गया है। अरब के कई देशों का गठबंधन एक नए युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है।
एक तरफ ईरान और उसके प्रॉक्सी का गठबंधन, इनके साथ अरब के सीरिया, इराक, लेबनान जैसे देश और उनको तुर्की का समर्थन। ये अरब के नए शक्ति समीकरण हैं जो इजराइल के खिलाफ ठोस आकार ले चुके हैं और इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। अरब की शक्ति समीकरण अब ईरान और रूस के हक में बनते जा रहे हैं। इन नए गठबंधनों के चलते अमेरिका और इजराइल की स्थिति कमजोर होती जा रही है। हिजबुल्लाह ने अपनी बढ़ती ताकत का नमूना इजरायली जमीन पर दिखा भी दिया है। 22 जुलाई की रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट वर्षा की है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर से हमलों की शुरुआत की और शहर में अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह ने हाइफा सहित इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट वर्षा की। पूरे उत्तरी इजराइल में हमलों के चलते अलर्ट सायरन गूंजने लगे और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट हो गया। हिजबुल्लाह ने 22 जुलाई की रात को इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए और ये हमले 23 जुलाई की सुबह तक जारी रहे। हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्सेस ने बॉर्डर के बहुत करीब से रॉकेट बरसाए। हिजबुल्लाह ने 55 किलोमीटर की रेंज वाले 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। इसके साथ ही शोल्डर माउंटेड मिसाइल हमले भी किए गए। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से भी इजराइल पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों की रेंज लगातार बढ़ती जा रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिन इलाकों पर हमले किए वो लेबनान बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूरी पर है। हिजबुल्लाह ने मैतुला, शेबा फार्म्स, किरियत शिमोना, नाब्लुस, गैलिली, हाइफा, मोशाव, सुरीलाव, वेस्टर्न गैलिली सहित कई शहरों पर एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से लेबनान बॉर्डर से सटे इजरायली इलाकों में आग लग गई है। इजरायली सरकार के मुताबिक 156 एकड़ से ज्यादा फसल और जंगली इलाकों में इस वक्त आग लगी है। ईरान, रूस सहित अरब के कई देशों और प्रॉक्सी संगठनों के एकजुट होने के बाद हिजबुल्लाह की रणनीति है कि उत्तरी इजराइल में बने सैन्य बेस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। और 22 जुलाई की रात इसी रणनीति के तहत हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। इजराइल पर हमले गाजा युद्ध का परिणाम है। गाजा पर लगातार इजराइल के हमलों के बाद ही हिजबुल्लाह ने जंग का मोर्चा खोला।
अब गाजा युद्ध के चलते अरब के समीकरण इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका के हाथ से अरब का नियंत्रण निकलता जा रहा है। 2011 के बाद से सीरिया और तुर्की के राष्ट्रपति की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन पुतिन के दखल के बाद अब ये होने जा रहा है। मॉस्को में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोआन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीरिया और तुर्की के मतभेद दूर किए जाएंगे। तुर्की सीरिया के कुर्द विद्रोहियों को शरण देने के खिलाफ है, लेकिन अब इस मामले पर सुलह हो सकती है। सीरिया रूस, ईरान और हिजबुल्लाह के साथ है और तुर्की भी गाजा युद्ध के बाद इस खेमे के करीब आ रहा है। तुर्की नेटो का सदस्य है और गाजा के मुद्दे पर हिजबुल्लाह के साथ है। इस खेमे में आने वाले देश हैं ईरान, सीरिया, इराक और लेबनान। तुर्की और ईरान के खिलाफ खड़े होने वाले सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और जॉर्डन जैसे देश हैं। यानी गाजा को लेकर अब अरब दो फाड़ हो चुका है और इजराइल सहित अमेरिका को समर्थन देने वाले अरब देशों के खिलाफ शिया सुन्नी संगठन एकजुट हो चुके हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हुती, पाकिस्तान से जेनेबिया ब्रिगेड, अफगानिस्तान से फातमिया ब्रिगेड, इराक से कैतब हिजबुल्लाह, इराक से ही इस्लामिक रेजिस्टेंस, इराक का अल हशद अल शाबी, इराक का पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस और सीरिया में सक्रिय असैब अहल अल हक, सीरिया से चलने वाला हराका हिजबुल्लाह अल नुजाबा, इराक और सीरिया में सक्रिय अशाब अल कहाफ और इराक सीरिया से ही कासिम अल जबारे। ये सभी शिया मिलिटेंट संगठन हैं। इसके अलावा गाजा से चलने वाला हमास, याईजे, सीरिया से चलने वाला अल शबाब, इराक से चलने वाला अल कायदा, इस्लामिक मगरिब, माली से चलने वाला अंसार दीन जैसे सुन्नी मिलिटेंट संगठन भी हिजबुल्लाह के साथ एकजुट होकर इजराइल पर हमलों की तैयारी में है। गाजा जंग के विस्तार ने अरब को महासंग्राम के मुहाने पर ढकेल दिया है और इन संगठनों ने एकजुट होकर इजराइल पर हमले किए तो एटमी युद्ध तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गाजा को लेकर। इस बीच गाजा में चीन ने बड़ा प्लान डिकोड कर दिया है। चीन खुलकर हमास के साथ आ गया है। इसके साथ ही चीन में इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन एक साथ आ गए हैं। हमास और फतह समेत 14 फिलिस्तीनी संगठन बीजिंग पहुंचे थे और यहां पहुंचने के बाद साथ आ गए हैं वो दुश्मन जो एक दूसरे से हमेशा अलग रहे हैं। हमास और फतह साथ आए हैं। इसके अलावा और तमाम फिलिस्तीनी संगठन हैं जो एक मंच पर आए और ये किया है चीन ने। बीजिंग में हानिया और बाकी संगठन प्रमुख पहुंचे। तस्वीरें से सामने आई हैं। जिनपिंग ने इनके बीच एक डील कराई है। जिनपिंग हमास के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ हमास ही नहीं, तमाम और फिलिस्तीनी संगठनों को एक मंच पर लेकर आया है चीन द्वारा कराई गई इस डील के लेकिन क्या हैं बड़े मायने। दरअसल क्या हुआ है कि सबसे बड़ी बात इससे निकलकर यह आई है कि दो ऐसे संगठनों को चीन साथ ले आया है जो एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते हैं। वो संगठन है हमास और फतह। बीजिंग में फिलिस्तीन के 14 संगठनों के बीच हुए समझौते को यूनिटी डील कहा गया है। इसके 4 प्रमुख मकसद हैं। पहला, अंतरिम सरकार बनाना है। इसके अलावा इसका दूसरा बड़ा मकसद यह है कि फिलिस्तीनी नेताओं की एकता को एकजुट रखा जाए उन्हें। तीसरा मकसद है इजराइल को रोकना और चौथा मकसद है अमेरिका को उलझाना। इसका लेकिन असर क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। मिडिल ईस्ट में नए जंगी समीकरण बनेंगे इसकी वजह से। मध्य पूर्व में चीनी दबदबा बढ़ेगा। अमेरिका और इजराइल के लिए ये एक चुनौती है और चुनौती बढ़ती चली जाएगी दोनों के बीच। एक और बड़ी खबर आ रही है इसी डील से जुड़ी हुई। चीन ने हमास और फतह के बीच समझौता करा दिया है, जबकि हमास और फतह कट्टर विरोधी माने जाते हैं। वहीं चीन के इस कदम से इजराइल भड़क गया है। इजराइल को जाहिर सी बात है ये नागवार गुजरा है। डील करा दी है चीन ने, बीजिंग ने हमास और फतह के बीच जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते रहे हैं।
लेकिन फिलिस्तीन में दो कट्टर दुश्मनों के एक साथ आने से क्या जंग की नई बिसात बिछ गई है? क्या ये इजराइल के लिए एक मुश्किल घड़ी है? ये बड़ी जानकारी हमारे पास इससे जुड़ी हुई क्या है। एक तरफ हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, वो डील जो करा दी गई है। देखिए कैसे वांग यी विदेश मंत्री चीन के बीच में मौजूद हैं और उन्होंने डील कराई है हमास। यहाँ महमूद अल अलौल हमास की तरफ से मौजूद थे और मूसा अबू मरजूक फतह की तरफ से मौजूद थे। तो फतह और हमास के बीच डील करा दी है चीन ने। लेकिन इसका क्या मतलब है? हमास और फतह के बीच अब जानी दुश्मनी नहीं रहेगी। अभी तक इनके बीच जानी दुश्मनी थी। 2006 के बाद से दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और ये इजराइल को फायदा पहुंचाता था। फतह का फिलिस्तीनी अथॉरिटी पर नियंत्रण है। फतह को ही ये कहा भी जा रहा था कि अगर हमास को ख़त्म करेंगे तो पैलेस्टाइन का, फिलिस्तीन का जो नियंत्रण है वो फतह को दिया जा सकता है। वेस्ट बैंक पर फतह का आंशिक प्रशासनिक कंट्रोल भी है। कहा यह भी जाता है कि इजराइल का समर्थन है उसे। हमास गाजा पट्टी पर शासन करता है। हमास को ख़त्म करने के लिए एक युद्ध लड़ रहा है इस समय हमास के खिलाफ लगातार इजराइल। पहले भी दोनों को साथ लाने की कोशिशें हुई हैं लेकिन वो नाकाम रही थी। अब चीन ने जो कोशिश की है उसमें चीन कामयाब हो गया है। जंग में इजराइल और अमेरिका से निपटने के लिए ये साथ आए हैं हमास और फतह। चीन ने दोनों नेताओं को मिलाने की चाल चली और चीन इसमें सफल हुआ है। चीन के लिए एक बड़ी सफलता है। चीन के लिए एक बड़ी मदद भी उसको मिलेगी अरब के इस पूरे इलाके में इस डील को कराने की वजह से। गाजा में लेकिन इजरायली सेना का अभियान अब भी अधूरा है। राफा और खान यूनुस में जबरदस्त तरीके से प्रहार करने के बावजूद हमास के हमले रुके नहीं हैं। इजराइल हमास को कमजोर करने की कोशिश में है तो वहीं चीन हमास को मजबूत करने के लिए एक नई डील करवा चुका है। राफा से लेकर खान यूनुस तक जबरदस्त धमाके। जमीन पर टैंक और आसमान में फाइटर जेट। इजरायली सेना अब गाजा के दो इलाकों में सबसे ज्यादा ताकत लगा रही है। इतनी लंबी जंग के बावजूद हमास के हमले अभी भी रुके नहीं हैं। एक तरफ आम लोग इलाकों से दूर भाग रहे हैं तो वहीं खंडहर में तब्दील इमारतों से इजरायली फौज पर लगातार प्रहार हो रहा है। राफा में हमास का गोरिल्ला प्रहार इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इजरायली सेना के टैंकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। राफा की इमारतों में हमास के लड़ाके छिपे हैं। और कोई नहीं जानता कि कब किस खिड़की से ग्रेनेड लॉन्चर चलने वाला है। देखिए कैसे छिप छिप कर हमास के लड़ाके सेना पर हमले करते हैं। गाजा में आम लोगों के लिए जो जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं उसे हमास के लड़ाके हथियारों के दम पर लूट रहे हैं। खाने पीने का सामान लूटकर हमास के लड़ाके सुरंगों में जमा कर रहे थे। राफा के करीब तलाशी के दौरान हमास की एक और सुरंग का पता चला है। कई सौ मीटर लंबी सुरंग को सेना ने नष्ट कर दिया है। खान यूनुस इलाके से अब तक 4 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। इजराइल खान यूनुस में भयंकर बमबारी कर रहा है। सोमवार को खान यूनुस में 30 लोगों की मौत हो गई। हवाई हमलों से खान यूनुस खंडहर में तब्दील हो रहा है। इस बीच फिलिस्तीनी शरणार्थी के लिए राहत जुटाने वाली एकमात्र यूएन संस्था UNRWA को इजराइल आतंकवादी संगठन घोषित करने वाला है। इजराइल की संसद ने आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले बिल को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। इधर हमास और मजबूत होने जा रहा है क्योंकि फिलिस्तीन की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हमास और फतह ने सुलह कर ली है।
चीन ने मंगलवार को दोनों के बीच डील कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब एक दूसरे की कट्टर विरोधी पार्टियां एक साथ मिलकर काम करेंगी। जंग खत्म होने के बाद दोनों दल गठबंधन से फिलिस्तीन में सरकार चलाएंगे। फतेह इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके वेस्ट बैंक में सरकार चलाता है। समुद्री तट की तरफ बसे फिलिस्तीनी हिस्से गाजा में हमास की सरकार है। 2006 के गाजा इलेक्शन में फतेह की हार के बाद वहां हमास की सरकार बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध हमास और इजराइल के बीच जारी है, लेकिन पेरिस ओलंपिक को लेकर हमास ने एक बड़ी धमकी दी है। पेरिस की सड़कें खून से लाल कर देंगे, कहा है हमास ने। ओलंपिक में खून की नदियां बहा देंगे, हमास ने बड़ी धमकी दी है। यहूदियों को खेलने के लिए बुलाया है, इसकी सजा मिलेगी। उधर ब्रिटेन के नए सेना प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। ब्रिटिश सेना प्रमुख वॉकर ने कहा है कि 3 साल में ब्रिटेन बड़ी जंग लड़ेगा, जिसकी हमें तैयारी करनी होगी। उन्होंने रूस, चीन और ईरान से ब्रिटेन को खतरा बताया है। तो देखिए, ये बड़ी बात कही गई है ब्रिटेन की तरफ से। ब्रिटेन के सेना प्रमुख का ये कहना कि जंगी डेडलाइन सामने है। जनरल सर रोली वॉकर ने कहा है कि ब्रिटेन के नए सेना प्रमुख हैं, उनकी चेतावनी ये है कि किस तरह से 3 साल में जंगी तैयारी कर लेनी चाहिए। 2027 तक चीन, रूस और ईरान से खतरा है। वॉर प्लान 2027 तक करना चाहिए, क्योंकि खतरा चीन और रूस और ईरान से है। और उन्होंने नसीहत ये दी है कि जंगी तैयारी करनी होगी ब्रिटेन को। 3 साल में ये बड़ी जंग लड़ने के लिए ब्रिटेन को अपने आप को तैयार करना है 2027 तक। बड़ी बात चेतावनी उन्होंने दी है। कहा है कि ब्रिटेन के दुश्मन एकजुट हो गए हैं। दुश्मनों में उनका कहना है कि चीन, रूस और ईरान से ब्रिटेन को बड़ा खतरा है। उनका यह भी कहना था कि हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। हमारे पास सिर्फ 3 साल हैं, यानी साल 2027 तक ब्रिटेन को अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। हमें अपनी ताकत को 3 गुना बढ़ाना होगा। ब्रिटेन अपनी ताकत को 3 गुना बढ़ाएगा। 3 गुना बड़ी आर्मी को हमें मात देनी होगी, हम उसको मात देंगे। ये बड़ी बात ब्रिटेन के सेना प्रमुख द्वारा कही गई है। लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर युद्ध की बात करते हैं, जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। यूक्रेन ने रूस पर भीषण प्रहार किया है। यूक्रेनी डिफेंस फोर्सेस ने रूसी टैंक पर हमला किया, जिसमें रूस के कई टैंक तबाह हो गए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से डिफेंस फोर्सेस ने रूसी टैंक पर हमला किया और ये टैंक तबाह हो गए। यूक्रेनी फोर्स ने रूस की टैंक ब्रिगेड पर भी अटैक किया है। वॉर जोन में रूस के कई टैंकों को यूक्रेनी फोर्स ने निशाना बनाया, जिसमें रूसी सेना के कई टैंक तबाह हो गए। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आई। जैमिंग सिस्टम के ठिकाने पर रूस ने यह स्ट्राइक की। देखिए किस तरह से स्ट्राइक की गई रूस द्वारा और तबाह कर दिया गया इन टैंक को रूसी हमले में। रूसी सेना ने कई टैंक इसी तरह से तबाह किए हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सेपरेट एयर मोबाइल ब्रिगेड ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रूस की तबाह हो गई हैं। तो एक तरफ रूस हमले कर रहा है यूक्रेन पर, तो वहीं यूक्रेन की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं रूस पर और रूस के बख्तरबंद गाड़ियों पर, टैंकों पर। किस तरह से कई टैंक रूस के बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन ने तबाह किया, उसका वीडियो सामने आया है। नेटो और रूस के बीच महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक तैयारी कर ली है। रूस के पास मौजूद नेटो देश रूस की घेराबंदी कर रहे हैं। फिनलैंड रूसी बॉर्डर पर हमले का अभ्यास कर रहा है, तो लातविया ने अपनी सीमा को अभेद्य बना दिया है। इस बीच अमेरिका ने यूरोप में अपना सबसे घातक बॉम्बर तैनात कर दिया है। रूस और नेटो में जंग अब निश्चित हो चुकी है।
इस एटमी युद्ध को कोई टाल नहीं पाएगा। यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध का ब्लास्ट होने जा रहा है। नेटो तीसरे विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो रूस का गुट भी नेटो को हराने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। रूस और नेटो में जंग की आशंका उस वक्त बहुत बढ़ गई जब आसमान में अमेरिकी बॉम्बर और रूसी लड़ाकू विमानों में आमना सामना हो गया। अमेरिका के B-52H स्ट्रैटोफोर्टिस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स बैरन सागर के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे। 1, 2, 3. तभी रूस के MiG-29 और MiG-31 लड़ाकू विमानों ने अमेरिका के दोनों बॉम्बर्स को घेर लिया। रूस ने अमेरिकी बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, हवा में रूसी विमानों और अमेरिकी बॉम्बर के बीच काफी देर तक टकराव की स्थिति बनी रही। आखिरकार भिड़ंत से बचने के लिए अमेरिका के दोनों बॉम्बर रोमानिया के एक एयरबेस पर लैंड कर गए। फिलहाल अमेरिका के दोनों B-52H बॉम्बर रविवार से ही रोमानिया के एयरबेस पर ही तैनात हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ने के बाद यह पहली बार है कि अमेरिका ने यूरोप में अपने घातक बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। अमेरिका की तरफ से की गई ये तैनाती सीधे तौर पर रूस के खिलाफ है। रूस अमेरिका के इस कदम से बहुत भड़क गया है। B-52H अमेरिका का वो बॉम्बर है जो अपने दम पर ही किसी युद्ध का पासा पलट सकता है। ये अमेरिका का सबसे खतरनाक और विध्वंसक बॉम्बर है। यही वजह है कि रूस ने अमेरिका की इस तैनाती को न सिर्फ उकसाने वाला कदम बताया है बल्कि ऐलान कर दिया है कि ये एटमी महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। रूस और नेटो में महायुद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई है। इस बात से रूस के वो पड़ोसी देश टेंशन में हैं जो नेटो मेंबर हैं। फिनलैंड से लेकर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ने अपनी सुरक्षा की तैयारी तेज कर दी है। लातविया रूस से लगती अपनी सीमा पर ड्रैगन टीथ बनाने जा रहा है। इसी सीमा पर लातविया पहले ही एंटी टैंक दीवार बना चुका है। युद्ध शुरू हुआ तो रूस सबसे पहले फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर ही आक्रमण करेगा। ऐसे में नेटो के ये सभी देश अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटे हैं।
पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है कि नेटो पर हमला करने के लिए रूस पूरी तैयारी कर चुका है। लिहाजा अब नेटो भी रूस को रोकने की कोशिश में जुटा है। नेटो ने 5 लाख जवानों की फौज को युद्ध के लिए स्पेशल अलर्ट पर रखा है। नेटो स्वीडन की तर्ज पर अनिवार्य भर्ती नियम लागू करने पर विचार कर रहा है। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि करीब करीब नेटो के सभी देशों का मानना है कि रूस से युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इस बीच जर्मनी ने यूक्रेन को सलाह दी है कि वो रूस के सामने सरेंडर कर दे। यूरोप को तभी युद्ध की आग में झुलसने से बचाया जा सकता है। Unserem Interesse ist, dass Deutschland und die NATO aus diesem Krieg draußen gehalten werden. Das ist nicht unser Krieg. Herr Zelensky muss mit der Lage selbst fertig werden und ich würde ihm empfehlen, auf einen Waffenstillstand zu setzen. सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि कई यूरोपीय देश डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि अगर महायुद्ध शुरू हुआ तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। कई देशों का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि यूक्रेन की वजह से नेटो रूस से जंग लड़े। लेकिन नेटो जिस तरह की तैयारी कर रहा है वो इस बात का संकेत है कि रूस और नेटो सेनाओं में युद्ध होकर रहेगा। उधर रूस ने चीन और ईरान के साथ सीक्रेट तरीके से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में रूस और चीन के सैन्य अफसर 3 बार सीक्रेट मीटिंग कर चुके हैं। नेटो से युद्ध की स्थिति में ईरान ने भी रूस का साथ देने की घोषणा कर दी है। यूक्रेन चीन को अपने पाले में लाना चाहता है, इसलिए यूक्रेनी विदेश मंत्री कोलेबा 2 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं। हालांकि चीन यूक्रेन का समर्थन करेगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। जाहिर है तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है। किसी भी वक्त एटमी ब्लास्ट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। 3 साल पहले इटली की एक पत्रकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जॉर्जिया मेलोनी, जो कि मौजूदा वक्त में इटली की पीएम है, उन पर टिप्पणी की। मेलोनी की हाइट पर तंज कसा, जिसके बाद मेलोनी ने लेडी पत्रकार के खिलाफ कानून का सहारा लिया और अब 3 साल बाद इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आखिर क्या है ये फैसला, आप भी देखिए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का मजाक उड़ाना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेलोनी की हाइट को लेकर तंज कसना एक लेडी पत्रकार को भारी पड़ गया। क्योंकि इटली की लेडी पीएम का मजाक उड़ाने के मामले में मिलान की एक अदालत ने लेडी जर्नलिस्ट पर भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पत्रकार गियोलिया कार्टिस ने इटली की पीएम मेलोनी पर टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर पीएम मेलोनी की लंबाई को लेकर मजाक उड़ाया। 3 साल पुराने इस मामले को कोर्ट ने बॉडी शेमिंग के तौर पर लिया और पत्रकार गियोलिया पर करीब 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल ये मामला अक्टूबर 2021 का है, जब मेलोनी बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर सक्रिय थी। उस दौरान पत्रकार गियोलिया कार्टिस ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की लंबाई पर पोस्ट के जरिए कमेंट किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गियोलिया कार्टिस ने सोशल मीडिया पर तस्वीर के साथ एक पोस्ट की। तस्वीर इटली के फांसीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी की थी और उस तस्वीर के साथ मेलोनी की फेक तस्वीर का इस्तेमाल किया और लिखा, मैं आपसे डरती नहीं हूँ, आप तो मुझे नजर भी नहीं आती, क्योंकि आपकी लंबाई महज 1.4 मीटर यानी 4 फुट ही है। बस फिर क्या, सोशल मीडिया पर पीएम मेलोनी पर किए गए कमेंट के बाद से पत्रकार कार्टिस की मुश्किलें बढ़ गईं। पीएम मेलोनी ने पत्रकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और अब 3 साल बाद इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। उड़ान भरते ही विमान में आग लग गई थी। ये विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। विमान में 19 लोग सवार थे। ये विमान शौर्य एयरलाइंस का विमान था। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से उड़ान भरते ही विमान में आग लगी। 19 लोग सवार थे, 18 लोगों की मौत हो गई है। शौर्य एयरलाइंस का ये विमान था। देखिए वो तस्वीरें जिसमें आप इस प्लेन के पीछे देख सकते हैं वीडियो में कैसे टेक ऑफ करते ही वो विमान नीचे गिरता है और उसमें आग लग जाती है। नेपाल में बड़ा विमान हादसा हुआ है। देखिए पीछे विमान और वो नीचे जाता है उड़ान भरते ही और उसमें आग लग जाती है। 19 लोग सवार थे, 18 लोगों की मौत हो गई है। पायलट अस्पताल में भर्ती है गंभीर हालत में। तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। देखिए किस तरह से प्लेन हवा में उड़ते ही आग का गोला बन गया। देखिए ये प्लेन उड़ान भरता है और उड़ते ही आग का गोला बन जाता है। प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इसके कुछ ही देर के बाद प्लेन क्रैश हो गया। देखिए ये प्लेन उड़ान भरते हुए जाता है और ये देखिए आग का गोला बन जाता है और ये प्लेन आग का गोला बनकर आगे बढ़ता है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें प्लेन क्रैश होने के बाद उसका एक हिस्सा आग की लपटों में जलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम के जवान आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें हादसे वाली जगह से कुछ दूर से ली गई हैं जहां प्लेन क्रैश होने के बाद उसका कुछ हिस्सा दूर जाकर गिरा, जिसके बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं।